पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी कनिका के लिए ऐसा लड़का ढूंढिए जो उसे रानी बनाकर रखे। सुमित्रा बहन जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्द ही कनिका बिटिया के लिए बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने तो दीदी से पूछा ही नहीं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए। अरे इसमें पूछना क्या, मुझे जो पसंद होगा मेरी बड़ी बेटी उससे ही शादी करेगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन सीढ़ियों पर खड़ी कनिका अपने रूम में जाती है और अपनी कार की चाबी लिए जल्दी से कार में बैठती है और अपने बॉयफ्रेंड अर्नव से मिलने चली जाती है। क्या हुआ कनिका, तुमने मुझे इस तरह अचानक मिलने क्यों बुलाया? मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो तुमने अभी तक हाँ नहीं की? अर्नव, ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो मेरे लिए एक अमीर लड़का देख रही है और जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम अपनी मम्मी को मेरे बारे में क्यों नहीं बता देती? तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि मेरी मम्मी को गरीबी और गरीब लोगों से कितनी नफरत है। हमारे घर में सारे नौकर भी मिडिल क्लास है। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से प्यार करती हूँ तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। तो अब क्या करना है? मैंने सोच लिया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। कनिका और अर्नव जल्दी से गाड़ी में बैठ पास के ही मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कनिका, हमने सही किया ना? कहीं इससे तुम्हारी माँ हमसे ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी? गुस्सा तो वो होंगी ही, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है। अब हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए माँ को अब हमारे रिश्ते को अपनाना ही होगा। कनिका अर्नव को घर लेकर जाती है और अपनी माँ सुमित्रा को अर्नव के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ तक कि उन्होंने आज मंदिर में शादी कर ली है। ये सब सुन सुमित्रा का गुस्सा तो मानो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कनिका, ये तो क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे महलों की रानी बनाना चाहती हूँ और तुझे नौकरानी बनने का शौक है। चुपचाप से इस लड़के को भूल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको प्यार करने के लिए यही फटीचर पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का मिला था। अरे इसकी हैसियत तो हमारे घर के नौकर से भी गई गुजरी है। श्वेता, जबान संभाल कर बात करो। भूलो मत कि अब ये मेरे पति है और इस घर के दामाद है। माँ, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। चलो अर्नव, अब हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। कनिका अर्नव का हाथ पकड़ती है और बिना कुछ लिए अर्नव के साथ उसकी झोपड़ी में आ जाती है। वहीं सुमित्रा और श्वेता भी अब कनिका से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं। महलों में पली बड़ी ऐशो आराम में रही कनिका को उसके सपनों का राजकुमार तो मिल गया था, लेकिन गरीबी और एक छोटे से घर में रहना कनिका के लिए इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आह, मेरा हाथ। फिल्मों में तो चूल्हे पर हीरोइन इतने आसानी से खाना बना लेती है, लेकिन यहाँ अब रियलिटी में पता चल रहा है कि चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए बार बार कनिका अपना हाथ जलाने लगती है और बड़ी मुश्किल से अर्नव के लिए खाना बनाती है। आज मैंने तुम्हारे लिए पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया है, खाकर तो बताओ कैसा बना है। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, एक बार जरा चख कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बना है। मैं जानती थी कि मैं खाना बढ़िया ही बनाऊंगी। लाओ, अब जरा मैं भी तो टेस्ट करके देखूं। कनिका जैसे ही अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाती है तो उसे फौरन थूक देती है। इसके अंदर तो हद से ज्यादा नमक है। ये खाना तो जुबान पर रखने के लायक भी नहीं है। अर्नव, तुमने इसे कैसे खाया? इस खाने का स्वाद भले ही अच्छा हो या ना हो, लेकिन इसमें जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ तुमने अपने मायके में आज तक एक चम्मच भी नहीं उठाया, वहीं अब तुम्हें यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। तुमने जितनी मेहनत और दिल से मेरे लिए खाना बनाया है, मेरे लिए यही काफी है। इतना कहकर अर्नव नमक वाला खाना ही खाने लगता है, जिसे देख कनिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्नव भले ही पैसों से गरीब था, लेकिन वो दिल से काफी ज्यादा अमीर था, इसलिए कम पैसों में भी वो कनिका का काफी अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही समय गुजरता है और अर्नव कनिका की शादी को कुछ महीने गुजर जाते हैं और आज कनिका अर्नव को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी देती है। कनिका, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मी। कनिका, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अब तो मैं और जी जान से मेहनत करूंगा और अपने होने वाले बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। एक तरफ जहाँ कनिका और अर्णव की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई थी, वहीं कनिका की माँ सुमित्रा और बहन श्वेता की जिंदगी में तो आए दिन उन्हें लोगों से ताने सुनने को मिलते थे। अरे सुमित्रा, आजकल तेरी बड़ी बेटी कनिका किसी पार्टी में दिखाई नहीं दे रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ, उसकी तबीयत ठीक है, बस वो बाहर पढ़ाई करने के लिए गई है। अरे सुमित्रा, क्यों झूठ बोल रही हो? हमें पता है तुम्हारी बड़ी बेटी कनिका ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक गरीब से शादी कर ली है। जब जानती हो तो क्यों बकवास कर रही हो तुम? इतना कहकर सुमित्रा किटी पार्टी से अपने घर आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ, क्या यार श्वेता, हमने तो सोचा था कि तेरी बड़ी बहन की शादी एक डेस्टिनेशन वेडिंग होगी जिसमें हम सब लोग काफी एंजॉय करेंगे, लेकिन सुनने में आया है कि तेरी बहन ने किसी भिखारी से शादी कर ली है। अपनी बहन और बेटी की वजह से आए दिन लोगों से ऐसे ताने सुन सुमित्रा और श्वेता का तो अब घर से निकलना ही दुश्वार हो गया था। समय गुजरता है और कनिका का 7वां महीना लग जाता है। अर्णव कनिका को चेकअप के लिए उसे एक सरकारी अस्पताल में ले जा रहा होता है कि तभी रास्ते में खड़ी एक बड़ी सी महंगी गाड़ी में बैठी सुमित्रा और श्वेता की नजर अर्णव और कनिका पर पड़ जाती है। ये क्या माँ, दीदी तो प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में भी ये मेरी बेटी को कितने गंदे सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा है। मैंने तो इसे पहले ही समझाया था, लेकिन इसी के सर पर इश्क का भूत चढ़ा हुआ था। इसकी वजह से हमारा किसी किटी पार्टी, फंक्शन या बाहर जाना दुश्वार हो चुका है। हमें लोगों से मुंह छुपाकर बाहर निकलना पड़ता है। इन्हें हम इस तरह नहीं छोड़ सकते। तू ठीक कह रही है श्वेता बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें इनकी औकात याद दिलाएं। अपनी बड़ी सी महंगी गाड़ी में बैठकर दोनों माँ बेटी कनिका और अर्णव का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक छोटे से घर में जा रहे हैं, जिसे देख अब दोनों माँ बेटी भी उनके पीछे पीछे घर आ जाती है। इतने समय बाद अपनी माँ और बहन को देख कनिका को काफी ज्यादा खुशी होती है। अरे माँ, श्वेता, आप दोनों यहाँ पर ऐसे अचानक? हाँ, सोचा देख ले कि तुम कैसी हालत में रह रही हो, जिंदा भी हो या कहीं मर तो नहीं गई। अरे नहीं श्वेता, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप लोग ऐसे खड़े क्यों है? आइए ना, बैठिए। कहाँ बैठे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने यहाँ सोफा बिछा रखा हो। हमें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पड़ोस से कुर्सियां लेकर आता हूँ। अर्णव भागता हुआ पड़ोस में जाता है और वहाँ से कुर्सियां लाकर अपनी सास और साली को देता है, जिसके बाद अब अर्णव कनिका को आराम से बिठाता है और चूल्हे पर जाकर अपनी सास और साली के लिए चाय बनाने लगता है। तुम इस छोटे से घर में कैसे रह लेती हो कनिका? इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है। मेरा तो यहाँ बहुत दम घुट रहा है। क्यों, सही कहा ना माँ? हाँ बेटा, और ये क्या, तुम लोगों के पास क्या गैस भी नहीं है? तुम लोग चूल्हे पर खाना बनाते हो? सुमित्रा और श्वेता की ऐसी ताने भरी बातें सुन कनिका और अर्णव को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहते। उसके बाद अब अर्णव सुमित्रा और श्वेता को चाय देता है। अरे ये कैसी चाय है कनिका? तुमने अपने पति को बताया नहीं कि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ना कि ऐसी गरीबों वाली चाय? माँ, मेरे घर में तो आपको ऐसी गरीब वाली चाय ही मिलेगी। अगर आपको ग्रीन टी पीनी है तो यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाकर अपनी ग्रीन टी पी सकते हैं। कनिका का ऐसा जवाब सुन श्वेता और सुमित्रा का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुमित्रा और श्वेता रुकते नहीं और हर छोटी छोटी चीजों को लेकर कनिका और अर्णव की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बेचारी कनिका सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसे ही थोड़ी देर और बीतती है और अचानक कनिका के पेट में दर्द होने लगता है। आह, मेरा पेट! आह! कनिका, तुम ठीक तो हो ना? अर्णव जल्दी से कनिका को संभालता है और उसे दवाई देकर लिटा देता है, जिसके बाद अब कनिका को धीरे धीरे आराम मिलता है। देख ली तूने अपनी हालत और कर ली गरीब से शादी। अगर तू मेरी पसंद के लड़के से शादी करती तो आज इस जमीन पर नहीं बल्कि मखमल के बिस्तर पर सोई रहती और तेरे पैर तेरा ये गरीब पति नहीं बल्कि नौकर जाकर दबा रहे होते। बस माँ, बहुत हुआ। बहुत देर से मैं आप दोनों की बकवास सुन रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। भले ही मैं मखमल के बिस्तर पर नहीं सोती, लेकिन जो सुकून मुझे इस जमीन पर मिलता है उस मखमल के बिस्तर पर कभी नहीं मिलता।
हाँ, 10 नौकर मेरे हाथ पैर दबाते हैं, लेकिन मेरा पति कभी मेरी परवाह नहीं करता। मैं गरीबी में ही सही, लेकिन बहुत खुश हूँ। कम पैसों में भी अर्णव हर तरीके से मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे तो लगता था कि आप दोनों अपनी बेटी और बहन से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। आप तो यहाँ हमें गरीबी के ताने देने आए हो। अगर अब आपका हो गया हो तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। कनिका की ऐसी बातें सुन कहीं ना कहीं सुमित्रा और श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो उनसे माफी मांगते हैं। कनिका बेटा, तू ठीक कह रही है। एक माँ होने के बावजूद भी मैंने तुझे ऐसी हालत में कितना दुख दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं तो आपकी बहन थी, लेकिन मैं भी आपके खिलाफ हो गई। आप लोग इस तरह माफी मत मांगिए। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। इतना कहने के बावजूद भी अर्णव का ऐसा स्वभाव देख सुमित्रा और श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं अब सुमित्रा अर्णव को अपनी कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट दे देती है और अब अपनी मेहनत से अपने और कनिका के लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और इसी के साथ कनिका कुछ महीनों में एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अब उनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी जिंदगी जीता है। कोल्हापुर नाम के गांव में संध्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बचपन से ही अपने सर को हमेशा एक कपड़े से ढक कर रखती थी, जिस वजह से आज तक उसके सर को कोई भी देख नहीं पाया था। उसकी अब शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके पिताजी जल्दी से जल्दी उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके गरीब होने के कारण कोई भी संध्या से शादी करने को तैयार नहीं था। हर कोई शादी करने के लिए महंगे दहेज की मांग करता था, जो देने के पैसे संध्या के पिता के पास नहीं थे। संध्या के लिए इतने रिश्ते देख लिए, लेकिन हर कोई सिर्फ दहेज की मांग करता है। काश मुझे मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता मिल जाता जो दहेज ना देखकर मेरी बेटी के गुणों को देखता। राजू जब अपने दोस्त महेश से ये सब बातें कह रहा था तो उसका एक रिश्तेदार भी वहीं पर बैठा हुआ था। वो एक जवान लड़का था जो महेश की बहन का बेटा मनोज था। उसने संध्या को कई बार देखा था। उसे संध्या का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए उसने रामू से कहा, काका जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो बेटा, भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानने लगा? देखिए, आपकी बातों से ये तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मैं संध्या को बचपन से जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी भी अब शादी की उम्र हो चली है, तो क्यों ना आप मेरे साथ संध्या की शादी करवा दें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, इसीलिए मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। मेरे परिवार को संभालने वाली बस एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए, जो संध्या है। मनोज की बात सुनकर रामू भी बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद संध्या को देखने के लिए मनोज के घर वाले उसके घर आते हैं, तो संध्या उनके सामने अपने सर पर पल्लू रख कर आती है। कितनी संस्कारी लड़की है, अभी तक रिश्ते की बात भी पक्की नहीं हुई और उससे पहले ही ये हमारे सामने अपने सर पर पल्लू रख कर आई है। वैसे मैंने आज तक मनोज के मुंह से किसी की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी तारीफ उसने आपकी बेटी की है। कह रहा था, मैं जब भी मामा जी के घर जाता हूँ तो संध्या हमेशा अपने माता पिता के हर काम में मदद करती है। अगर मामी जी भी उसे किसी काम के लिए कह दे तो वो कभी किसी काम को करने से टालती नहीं है। जी बहन जी, मेरी संध्या तो बचपन से ऐसी ही है। वो कभी भी किसी काम को करने से जी नहीं चुराती, और तो और घर का हर काम उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके घर को मेरी बेटी बहुत अच्छे से संवार कर रखेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी होने वाले बहू के बाल बहुत लंबे और सुंदर हो। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम लोग एक बार संध्या के बाल खुलवा कर देख सकते हैं? हे भगवान, अगर इन लोगों ने मेरे बाल खुलवा कर देख लिए तो कहीं ये मुझसे शादी करने से मना ना कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। संध्या, तुम अपने सर से ये पल्लू हटा लो बेटा। संध्या जैसे ही अपने सर से अपना पल्लू हटाती है तो पल्लू के अंदर से उसकी 5 बड़ी बड़ी चोटियां बाहर निकलती है। उसकी 5 चोटियों को देखकर मनोज और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे बाल लंबे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपने इतने लंबे बालों की ये 5 चोटियां क्यों बनाई हुई हैं? अगर तुम्हें चोटी बनानी ही थी तो एक ही चोटी बना लेती या ज्यादा से ज्यादा 2 चोटी बना लेती, लेकिन इतनी सारी चोटियां क्यों?
दरअसल बहन जी, जब संध्या छोटी थी तो उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे। एक समय ऐसा आ गया था कि उसके सर के सारे बाल खत्म हो गए थे। तब एक बहुत प्रख्यात वैद्य जी ने संध्या को लगाने के लिए एक जड़ी बूटियों वाला तेल दिया। उन्होंने कहा कि इस तेल से संध्या के सारे बाल वापस तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसे हमेशा अपने सर पर 5 चोटियां बनाकर रखना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके सारे बाल फिर से झड़ जाएंगे। क्या ये कैसी फालतू सी बात है? भला ऐसा थोड़ी ना होता है। इन 5 चोटियों से संध्या के बाल झड़ने का क्या संबंध? उन वैद्य जी ने आपको डराने के लिए ऐसा कह दिया होगा, या फिर हो सकता है कि उसने आपके साथ कोई मजाक किया होगा। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। एक बार मैंने भी ये सोचकर कि वैद्य जी ने मुझसे मजाक किया होगा, एक चोटी बनानी शुरू कर दी थी, तो मेरे बाल फिर से झड़ने शुरू हो गए थे। तब से मैं फिर से उनके पास गई तो उन्होंने बड़ी ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से मुझे ठीक कर दिया था। तब से तो मैंने खुद से वादा ही कर लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी अपनी 5 चोटियां बनाना बंद नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बिल्कुल ही गंजी हो जाऊंगी। इस तरह की बातें तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी है। देखो मनोज बेटा, मैं मानती हूँ कि संध्या बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू उम्र भर ये 5 चोटियां बनाकर घूमती रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। मैं भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता। मुझे तो आए दिन अपने काम के सिलसिले में बड़ी बड़ी पार्टी में जाना पड़ता है, और शादी के बाद तो जाहिर सी बात है मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी पत्नी पार्टी में इस तरह 5 चोटियां बनाकर जाएगी तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ कर देना संध्या, लेकिन मैं तुमसे इस तरह से शादी नहीं कर सकता। संध्या की 5 चोटियां देखकर वो लोग रिश्ता मंजूर नहीं करते, जिस वजह से संध्या बहुत दुखी हो जाती है। उनके जाने के बाद वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया माँ? इस दुनिया में मैं ऐसी पहली इंसान हूँ जिसके साथ ये इतनी अजीब चीज हो रही है। अगर 5 चोटी ना बनाऊं तो बाल झड़ने लगते हैं, और अगर ये 5 चोटी बनाकर किसी के सामने जाऊं तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इन 5 चोटियों की वजह से कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इससे तो अच्छा होता कि मैं गंजी ही हो जाती। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ अगर इन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ नहीं की तो? तू इस तरह अपना मन छोटा मत कर। देखना, तेरी शादी एक दिन बहुत अच्छे लड़के से होगी। सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। रहने दो माँ, पहले तो मुझे लगता था कि लड़के वाले दहेज की वजह से रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा रिश्ता न होने का असली कारण तो मेरी ये 5 चोटियां हैं। स्कूल के बच्चों ने भी जब एक बार मेरी 5 चोटियों को देख लिया था तो हर समय मुझे एंटीना एंटीना कहकर चिढ़ाते रहते थे। अब तुम कुछ समय तक मुझे शादी के लिए कुछ भी मत कहना। मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। आप लोगों ने मुझे इतना तो पढ़ाया लिखाया है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी कर सकूं। पिताजी ने भले ही हमेशा मुझे नौकरी करने से रोका हो, लेकिन अब मैं और नहीं रुकूंगी। क्या पता कि मैं नौकरी करके कामयाब हो जाऊं तो मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहती है तो मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। संध्या और शांति रामू को नौकरी के लिए बहुत समझाते हैं, तो आखिर में रामू भी उनकी बात मान लेता है। कुछ दिन बाद संध्या एक इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में जाती है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह ऑफिस में सर पर ये कपड़ा बांध कर नहीं आ सकते। यह देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, और ना ही ये किसी आम दुपट्टे की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इसके अंदर कुछ छिपा रखा है। देखिए, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको इसे अपने सर से हटाना होगा। मैनेजर की बात सुनकर संध्या जैसे ही दुपट्टे को अपने सर से हटाती है तो मैनेजर भी उसकी 5 चोटियां देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या? यहाँ पर आने से पहले क्या आप किसी सर्कस में इंटरव्यू के लिए गई थी? इस तरह ऑफिस में 5-5 चोटियां बनाकर कौन आता है? देखिए, अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल लुक रखना होगा। इस तरह ये जोकर वाले लुक में आप ऑफिस नहीं आ सकती। मैनेजर की बात सुनकर भी संध्या का दिल टूट जाता है। वो बहुत परेशान होकर अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो सड़क के किनारे लड़खड़ाकर गिर जाती है। तभी वहां से गुजरता हुआ एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। अरे क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? वो लड़का राजेश संध्या को पकड़कर पास के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है।
जहाँ वो संध्या को चाय पानी पिलाता है तो संध्या की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अब तो आपको चक्कर नहीं आ रहा? जी नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, अनजान होने के नाते वैसे मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे बड़ी परेशान लग रही हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं। राजेश के पूछने पर संध्या उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर राजेश हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सिर्फ इतनी सी बात? आप इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हैं? बल्कि मैं तो आपके बालों की वजह से ही आपको काम देने के बारे में सोच रहा था। मतलब यह है कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे अपने हर प्रोजेक्ट के लिए अच्छी अच्छी मॉडल्स की तलाश रहती है। तभी मुझे एक शैम्पू की एड शूट करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एड के लिए मैं एक ऐसी मॉडल को सेलेक्ट करूं जिसके नेचुरल बाल बड़े अच्छे हों, और आपके बाल तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी एड में काम करो। देखिए, आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अपने बालों की 5 चोटियां बनानी पड़ती है। आप क्या इन 5 चोटियों में मुझे मॉडल बनाएंगे? लगता है आपने इसके हल के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपको 5 चोटियां बनानी है, लेकिन वो 5 चोटी हम किस तरीके से बनाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। बस आप मेरे साथ चलिए। राजेश संध्या को अपने साथ ले जाता है। वो संध्या की हेयर स्टाइलिस्ट को कुछ समझाता है तो वो संध्या के बालों से एक ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है जिससे उसकी 5 चोटियां भी बन जाती है और उसके बाकी बाल खुले और सुंदर नजर आते हैं। अरे वाह, आपने तो मेरा बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है। इसमें मेरी 5 चोटी भी बन गई और मैं सुंदर भी लग रही हूँ। मैंने कहा था ना कि 5 चोटियां बनानी कैसे है उसका तरीका तो हम पर निर्भर करता है। बन गया ना तुम्हारा अच्छा सा हेयर स्टाइल? चलो अब हम शूट करते हैं। राजेश संध्या के साथ शैम्पू की एड शूट करते हैं तो संध्या हर जगह अपने बालों की वजह से मशहूर हो जाती है। धीरे धीरे उसे काम के और भी प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं, लेकिन राजेश मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। संध्या भी मन ही मन राजेश को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी जिन 5 चोटियों की वजह से संध्या हमेशा परेशान रहती थी, आखिरकार उन्हीं 5 चोटियों की वजह से ही उसकी जिंदगी संवर गई थी।